तब विद्यार्थी कोविड-19 ने बड़ा व्यवधान पैदा कर दिया है। कोरोना वायरस डिजीज 2019 व्यवधान तो पैदा कर दिया। चलिए, अब तो डेट अनाउंस हो गई है और ये जो हम लोगों का क्रम टूट गया, इस क्रम को बनाए रखने के लिए, अपने को अच्छी तरीके से तैयार रखने के लिए ये जो समय है, इसमें जो आपकी तैयारी थी और जिस आधार पे आप चल रहे थे, तो इस व्यवधान के चलते जो वो क्रम टूटा है उसको लय में लाने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग अपने विषयों के जो मूलभूत बातें हैं, छोटी छोटी मूलभूत बातें, उन पे से हमारा ध्यान न हटे। वो अगर हमारे ध्यान में हमेशा रहेंगे तो चाहे प्रश्न जैसा भी हो, उसको करने में मुझे कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स, मतलब बहुत सारे क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट पे आपको ध्यान रखना है। और उसमें से मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स का ध्यान आप मेरे साथ रखेंगे। मेरा नाम KS सिंह है और हम लोग मिल करके गणित की कुछ बातों पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी मूलभूत बातें, फंडामेंटल्स, उन पे हमारी पकड़ अच्छी बनी रहे। और ये जो क्रम टूटा है, इसके चलते जो है आपका लय बाधित हुआ है, उस लय में फिर से आने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो आने वाला एग्जाम है उसमें हम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और प्रारंभ में आप जो ज्योमेट्री सीखते हैं तो वो स्केल और कंपास वाली सीखते हैं। लेटर स्टेजेस में आप अपनी ज्योमेट्री की बातों को कई तरीके से करते हैं और उसमें भी जो प्लेन में ज्योमेट्री है, उसमें एक तरीका है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको आप कहते हैं, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी की बातों को हम लोग दोहराएंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि प्रश्न ज्योमेट्री के हैं और उनको करने के लिए हमारी जो बेसिक ज्योमेट्री है उसकी भी हमको आवश्यकता है। अगर हमारी ज्योमेट्री में कहीं ट्रायंगल बनता है तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री से जो समझ बनी है ज्योमेट्री की, ट्रायंगल के ज्योमेट्री की, वो है हमारे पास। आप जब अपने मैथमेटिक्स के बहुत सारे टूल्स सीखते हैं तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बहुत सारी बातों को समझने के लिए आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने वेक्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं कि जो हम लोगों को प्रतिदिन जो ज्योमेट्री से सामना होता है, उस बात को समझने में एक प्रयास है। इसमें हम लोगों का सबसे ज्यादा परिचय जो है अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो और बातों को भी हम लोग यहीं पर लाके करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की सोच से हो सकता है आप उस ज्योमेट्रिकल सिचुएशन को ज्यादा अच्छे से निपटा लेंगे। वेक्टर की सोच से आप अपने उस ज्योमेट्री की बात को ज्यादा अच्छे से कर जाएंगे। तो वो बातें भी जहां पे जब जरूरत पड़ेगी करेंगे। अभी हम लोग अपने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे थोड़ी सी बातों का ध्यान देंगे। यहाँ पे जो जो टॉपिक्स आपको करने हैं, जिन ज्योमेट्रीज को आपको काम करना है, बेसिकली ज्योमेट्रिकल सिचुएशंस को हम लोग इक्वेशंस से हैंडल करेंगे। ये यहाँ का मुख्य मकसद होता है।
और यहाँ पे जो चीजें आप जिन कर्व्स को विस्तार से सीखते हैं, उनकी ज्योमेट्री को उनसे संबंधित इक्वेशंस के साथ हैंडल करने के लिए, तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इन कर्व्स की ज्योमेट्री को आपको इक्वेशन से सीखना है। और इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की से जुड़ी हुई बहुत बेसिक बातें हमको इस्तेमाल करने की आदत होनी चाहिए। तो उसमें है कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे दे रहे हैं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाल रहे हैं। तो इन बातों से अपनी एक फेमिलियरिटी है और उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट किस रेशियो में बांट रहा है, इन बातों का जो भी आपका अभ्यास है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग अपने काम की शुरुआत करते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। ये इक्वेशन जो है, इट इज रिप्रेजेंट्स अ equation of a straight line in xy plane, या आप कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। इस इक्वेशन की खासियत ये होती है कि आपके कोऑर्डिनेट प्लेन में जितने भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर लाइन पे लाई करते हैं। वो लाइन ऐसे भी जा सकती है आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो लाइन ऐसे आ सकती है, वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, वो लाइन ओरिजिन से पास कर सकती है। तो इस प्रकार के इस इक्वेशन को हम लोग अपना जनरल इक्वेशन कहते हैं। तो जब हम लोग इस इक्वेशन से अपने स्ट्रेट लाइन की बातों को कहना शुरू करते हैं, तो उस स्ट्रेट लाइन की ज्योमेट्री से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां यहां इन नंबर्स में, जिनको कि आप कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट कहते हैं अपने इक्वेशन का, इन नंबर्स का इस्तेमाल करने की हम लोगों की आदत अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें से हमको इस स्ट्रेट लाइन की ज्योमेट्री से जुड़ी हुई कौन सी बातें आसानी से मिल जाती हैं, एक तो उसकी आदत होनी चाहिए। दूसरी, जब भी हमको किसी लाइन के संदर्भ में इस आधार पे काम करना है, तो हमारी हमेशा इच्छा रहती है कि हम अपने लाइन को इस प्रारूप में लिख लें, क्योंकि इसी से हम लोग अपना परिचय बढ़ा रहे हैं। तो जब ये लाइन आप अपनी इस्तेमाल कर रहे हो, तो इनका आप कितनी होशियारी से इस्तेमाल कर रहे हो, अपने कोएफिशिएंट्स का, योर ए बी सी, आप अपने ए बी सी का कितनी होशियारी से इस्तेमाल करते हैं, ये जान सकता है। तो जब भी किसी लाइन को, जैसे आप ज्योमेट्री करते हो, तो ज्योमेट्री स्केल और पेंसिल वाली जब आप करते हैं, तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आप कम से कम 2 पॉइंट बनाते हैं, और 2 पॉइंट पे फिर स्केल रखकर आप इतना लाइन खींच लेते हैं। तो बेसिकली किसी भी लाइन के बारे में अपनी समझ पक्की करने के लिए उस लाइन के संबंध में हम लोगों को 2 जानकारी की जरूरत रहती है, और उन 2 जानकारियों के आधार पे यहां पे काम होता है। तो इन नंबर्स से उस लाइन की कौन कौन सी जानकारियां मिल सकती हैं, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि जब ये लाइन आपके एक्स एक्सिस को कट करता है, तो ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव साइड कहने का मतलब ये होता है कि आपका लाइन आपके एक्स एक्सिस को जहां काटेगा, उसका राइट साइड आपके उस लाइन के रेस्पेक्ट में उसका पॉजिटिव साइड है। वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में यहां से पॉजिटिव साइड शुरू होता है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड यहां से शुरू होगा, इस लाइन के रेस्पेक्ट में एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड यहां से शुरू हो रहा है। तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनता है, इस एंगल के tan थीटा की जानकारी यहां छिपी रहती है, और वो tan थीटा जो है
हम लोग कहते हैं कि इज माइनस ए बाई बी, और इसको हम लोग अपने लाइन का क्या कह के याद रखते हैं? स्लोप ऑफ द लाइन। इसको हम लोग अपने लाइन का स्लोप कह के याद रखते हैं। तो एक तो आपके लाइन से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताती है, और आमतौर पे अगर आपके लाइन पे आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक x1 y1 और एक x2 y2, अगर आप ये दो पॉइंट हैं आपके लाइन पे, तो आप अपने लाइन का स्लोप tan थीटा इनके माध्यम से y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 ऐसे पता करते हैं। तो जब भी किसी लाइन का इक्वेशन लिखना रहता है, इक्वेशन लिखा रहता है, तो हमारा तुरंत ध्यान उसके इस स्लोप वाले नंबर पे जाना चाहिए। उससे हमको ये पता चलता है कि वो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया होगा उसका tan थीटा कितना है। उसी तरह से जब भी किसी ऐसे लाइन का इक्वेशन जिसकी इक्वेशन हमको लिखना है, तो हमारा सबसे पहला ध्यान जाना चाहिए कि उसका स्लोप कहां से आएगा। तो उसके स्लोप की एक बड़ी सरल सी ये जानकारी है। इसके संदर्भ में कुछ छोटी छोटी बातें आप पहले से ध्यान पे रखे हो, उनका इस्तेमाल करो। जब भी लाइन का इक्वेशन लिखना रहता है, हम लोगों को उसके स्लोप के बारे में ध्यान रखने की एक आदत बननी चाहिए। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जहां कहीं भी आप लाइन को इस्तेमाल करें, तो उसके स्लोप वाले नंबर का बहुत महत्व है, और इसको आप अपने कैलकुलेशंस में कितना इस्तेमाल करोगे, कैसे कैसे इस्तेमाल करोगे, अब ये अपनी पक्की समझ ठीक रखनी है। तो जब भी आप लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी पहली चीज कि इसका स्लोप क्या है। लाइन का इक्वेशन मिला हुआ है, तो हमारा ध्यान तुरंत जाना चाहिए कि इसका स्लोप क्या है। मुझे किसी लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो मुझे तुरंत देखना है कि मेरे पास क्या ऐसी जानकारी है कि मैं इसका स्लोप पता कर लूं। तो इस तरह की जानकारियों को आप ऐसे इस्तेमाल किए हुए हो। पैरेलल लाइंस के स्लोप्स बराबर होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। एक लाइन का स्लोप मालूम है, दूसरा लाइन उसके साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो दोनों के स्लोप्स से उस एंगल का एक संबंध आप जानते हैं। तो ये सारी जानकारियों को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, और इसकी आदत अपनी अच्छी होनी चाहिए। तो एक तो ये बात है कि जब आप अपने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन से जुड़ी हुई बातें को कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन, जब भी आप लाइन का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो इस प्रारूप में लिखते हैं हम लोग, क्योंकि इसी से हम सारा अभ्यास करते हैं। तो एक दो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे दें कि ऑब्जेक्टिव काम करते समय जब हमको लाइन का इक्वेशन लिखने की जरूरत पड़ती है, तो जो बातें आप सीखे हैं, जब आप प्रारंभ में सीखते हैं, तो क्रम से जब ये सब्जेक्ट को हम लोग डेवलप करते हैं, तो एक एक चीज छोटी छोटी सारी बात बताते हैं, तो हर चीज का एक एक प्रारूप देते हैं। लेकिन जब हम अपनी बात को अब ठीक से समझ रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य है कि अगर एक ऐसे लाइन का इक्वेशन लिखना है, और इस लाइन के इक्वेशन की ये खासियत होती है कि ये हमारे लाइन पे पड़ने वाले हर पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो कभी भी अगर मुझे एक ऐसे लाइन का इक्वेशन लिखना है, (1,2 -3,6), मान लीजिए किसी ऐसे लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो छोटी छोटी अरिथमेटिक पे अपना ध्यान रखना चाहिए। जो नंबर्स आपको मिले हुए हैं, इनके नंबर्स के सिंपल अरिथमेटिक पे अपना ध्यान रखना चाहिए। जैसे इन दोनों का सम भी 3 है, इन दोनों का सम भी 3 है। तो इस अगर छोटी सी एक बात पे आपका ध्यान गया, तो आप अपने लाइन का इक्वेशन तुरंत लिख सकते हैं, x + y = 3, क्योंकि ये नंबर्स भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये नंबर्स भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और दो लाइन से बस एक यूनिक लाइन ही पास, 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन ही पास करती है।
तो जब आप कभी भी इस तरह की जानकारी से लाइन का इक्वेशन लिखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट रहना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में इस तरह की संभावनाएं बहुत बनी रहती हैं कि अगर आप अलर्ट हैं तो आप अपने जो क्रम में सीखते हैं 2 पॉइंट फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला, तो वहां तक जाके उतना काम करने को आपको जरूरत नहीं है। अपनी बात आप जान गए हो कि मुझे एक ऐसा इक्वेशन लिखना है, तो अगर मुझे इन नंबर्स में कोई संबंध आसानी से हमारे अरिथमेटिक सेंस से मिल जा रहा है तो मैं इमीडिएटली लिख दूंगा। मुझे किसी दिन मिला कि लाइन राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू P 3,1 Q 5,3। फिर इसके इक्वेशन लिखने के लिए मुझे ज्यादा परेशान नहीं होना है अगर मुझे छोटी अरिथमेटिक्स का ध्यान रखने की आदत है। 3 में से 1 घटा तो 2, 5 में से 3 घटा तो 2। मैं कह दूंगा कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये कहने के लिए मुझे 4 बार सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको इस तरह का किसी संबंध पे इमीडिएटली ध्यान नहीं गया और आप ऐसे लाइन का इक्वेशन लिखना चाहते हैं जो किसी 2 पॉइंट से पास कर रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 7,5 Q 1,2। आप किसी ऐसे लाइन का इक्वेशन लिखना चाहते हैं जो जिसपे किसी अरिथमेटिक सेंस पे आपका तुरंत ध्यान नहीं गया, तो बिना समय गंवाए आप उसका स्लोप वाला नंबर लिखो। वो अरिथमेटिक बहुत सिंपल है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। 5 में से 2 गया 3, 7 में से 1 गया 6, मतलब 1/2। अब आपने जब ये लाइन के इक्वेशन को हैंडल किया तब आपने कहा कि अगर लाइन ऐसा है तो ax प्लस by, इससे हम कहते हैं कि स्लोप इज माइनस a बाई b। इससे हम अपने लाइन के इक्वेशन को कहते हैं कि ये माइनस a बाई b। तो माइनस a बाई b, तो माइनस a बाई b आना है, तो मुझे माइनस a बाई b का स्ट्रक्चर मालूम है, तो मैं तो तुरंत कहूंगा कि इसका मतलब कि ये लाइन तो x माइनस 2y प्लस c जैसा कुछ होना चाहिए। अगर मेरा स्लोप ऐसा है और यहां से स्लोप पढ़ने की मेरी आदत बनी हुई है तो मुझे ये लिखने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसको लिखिए। और रही बात ये c की, तो हम ये जानते हैं कि ये लाइन की एक खासियत है कि ये जो लाइन ज्योमेट्री में बनी है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तो जो भी पॉइंट उस लाइन पे पड़ रहा होगा उसके x और y को, मतलब 7 और 5, फिर इसको सेटिस्फाई करें। तो 7 माइनस 10, तो यहां प्लस कितना करें कि ये सेटिस्फाई हो जाए? 7 माइनस 10, तो छोटा अरिथमेटिक किए, प्लस 3 बता दिए। अब इससे आप चेक करके देख लीजिए, 1 माइनस 4 प्लस 3, वो भी सेटिस्फाई कर दिया। तो इन बातों का थोड़ा सा ख्याल रखा जाए कि जब भी मुझे लाइंस के इक्वेशन लिखने हैं, अगर मुझे उस पे उपस्थित पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में कोई सीधा अरिथमेटिक ऐसे ही समझ में आ जा रहा है, तब तो मैं उसी को सीधे लिख दूं और कहूं कि लीजिए ये हो गया आपकी लाइन का इक्वेशन। और नहीं तो फिर तुरंत हमारा ध्यान उस पे कहां पे जाना चाहिए? स्लोप पे जाना चाहिए। तो जब भी आप अपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने का प्रयास कर रहे हैं तो अपने स्लोप पे का ध्यान होना चाहिए और उस स्लोप को आपको ढंग से इस्तेमाल करने की अपनी आदत पड़े। जहां स्लोप मिला तो आपको अपने लाइन के x और y की स्थिति स्पष्ट हो जाती है और फिर आप उसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो लाइन का जनरल फॉर्म है, ये लाइन का जनरल फॉर्म है। इसके अलावा जो लाइन है इसके कुछ और फॉर्म्स हैं और उनका भी थोड़ा सा इस्तेमाल करने की आदत होनी चाहिए। तो एक इसका हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा काम का फॉर्म है। उसमें हम इसको y एक तरफ करके और इज इक्वल टू mx प्लस c लिखते हैं।
तो अगर y आइसोलेट करके आप ऐसे लिखिएगा तो ये m वाला जो नंबर है ये c नहीं है, ये दिस इज सम अदर c। तो ये m जो है ये यहां पे ये आपके लाइन का स्लोप सीधा सीधा दिखाने लगता है। इस प्रारूप की एक दूसरी खासियत ये है कि जब भी हम लोग किसी ऐसे लाइन के बारे में सोच रहे होते हैं जिसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, न कहीं से स्लोप पता चल रहा है, सब कुछ गुणा भाग करके निकाल रहे हैं, तो वैसे में हम लाइन का जनरल फॉर्म लेंगे तो इसे मुझे 3 चीजें पता करने की सोचनी पड़ती है। तो जब भी किसी अननोन लाइन की चर्चा करते हैं हम लोग, जिस लाइन के बारे में हमको कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, तो हम लोग आमतौर पे उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c लेते हैं। इससे एक छोटा नुकसान होता है, उसके प्रति सजग रहना है। ऐसा लेने से हम एक लाइन को अपने डिस्कशन से बाहर कर देते हैं। ऐसे लाइंस जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, यहां पे एंगल 90 डिग्री है, इनका स्लोप अनडिफाइंड है, स्लोप इज नॉट डिफाइंड। तो जब भी आप किसी लाइन को खोज रहे हैं जिसका इक्वेशन आप जानना चाहते हैं, आप इस इक्वेशन से काम कर रहे हैं, तो ये आपके ऐसे लाइन को पकड़ नहीं पाएगा जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। इस बात के प्रति सजग रहना है। और आपकी इस तरह के कैलकुलेशन में ये बात मिस करती है, ये लाइन आएगा नहीं, तो आपको वहां अपने ज्योमेट्री के सेंस से अपनी बात को कहने की आदत होनी चाहिए। तो ये 2 लाइन होना चाहिए था, एक ही आ रहा है, तो तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि एक इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इक्वेशन उस लाइन को पकड़ेगा ही नहीं जो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि उसका तो स्लोप ही डिफाइंड नहीं। तो इस बात के प्रति सजग रहना है। और ये पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लोग खूब यूज करते हैं, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इज नॉट पॉइंट स्लोप फॉर्म, दिस वी रेफर टू एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसलिए कहते हैं कि ये जो c वाला नंबर है ये इसके y इंटरसेप्ट को बताता है। y इंटरसेप्ट मतलब ये लाइन आपके y एक्सिस को कहां पे कट करेगा। y इंटरसेप्ट तो ये बताता है स्लोप, और ये बताता है कि वो लाइन आपके y एक्सिस को कहां कट करेगा। और एक फॉर्म जो यूजफुल है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में आप अपने लाइन का इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 ऐसे लिखते हैं। तो ये तब यूजफुल रहता है कि ये बताता है कि x एक्सिस, ये नंबर बताता है x इंटरसेप्ट, मतलब x एक्सिस कहां कटा होगा, और ये नंबर बताता है y इंटरसेप्ट। कई बार प्रश्न करते समय हम लोगों को जो पॉइंट्स पता रहते हैं वो एक एक्स एक्सिस पे हमारे लाइन के बारे में जानकारी रहती है, एक वाई एक्सिस। तो जब भी आप किसी ऐसे लाइन का इक्वेशन लिखना चाहते हैं जिसपे एक पॉइंट आप एक्स एक्सिस पे जानते हैं और एक पॉइंट आप वाई एक्सिस पे जानते हैं, तो तुरंत आप अपनी लाइन का इक्वेशन इसके माध्यम से लिख पाते हो। इस बात का आप अपने कैलकुलेशंस में कितना फायदा ले रहे हैं ये आपको देखना है। इक्वेशंस बहुत हैं, आपको अपनी संबंधित ज्योमेट्री से अपनी चीजों को ऐसे जोड़ कर रखना है कि यहां पे मुझे कौन सा इक्वेशन उपयोगी होगा, कौन से फॉर्मूले हैं, किस फॉर्मूले की अरिथमेटिक मैं जल्दी कर जाता हूं। तो इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखने की आदत करिए। तो जब भी अननोन लाइंस की बात होती है आमतौर पे यहां से शुरू करते हैं, कैसे लाइन की जात होती है तो ये करते हैं। इसके अलावा लाइन का एक फॉर्म है जिसको हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके ऊपर ध्यान जरूर रखिए। अपने फंडामेंटल्स, अपने सब्जेक्ट की मूल बातों का, मूलभूत बातों का ध्यान रखा जाए। आखिर इतने दिनों से ये सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है, इस फॉर्म पे इतना तवज्जो क्यों है? हम भले ही इस्तेमाल करते समय इस लाइन के इस फॉर्म का बहुत इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इसके महत्व को समझ के रखें और जरूरत पड़ने पे थोड़ा तैयार रहें कि इस बात का भी फायदा लेंगे। इसको हम लोग लाइन का नॉर्मल फॉर्म कहते हैं।
और इसको हम लोग जल्दी इस्तेमाल बहुत करते नहीं। नॉर्मल फॉर्म में हमारा लाइन ऐसे लिखा रहता है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू टी। और इस नॉर्मल फॉर्म में इस लाइन के इक्वेशन में ये थीटा और ये पी का जो महत्व है वो ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए ये लाइन ऐसे जा रहा है, तो यहां आप इस लाइन पे यहां से जब आप परपेंडिकुलर ओरिजिन से डालेंगे तो ये जो एंगल है यहां पे इस्तेमाल होने वाला थीटा यही एंगल, और ये ओरिजिन से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये यहां आने वाला पी। और क्योंकि ये P इस डिस्टेंस को दिखा रहा है इसलिए इस फॉर्म में ये P हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, और अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है तो आपका P इक्वल टू 0 हो जाएगा। इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन तो आप P इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। ये डायरेक्टली बहुत कम यूज होता है लेकिन इसका ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, किसी पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं तो जब नॉर्मल फॉर्म में लाइन लिखा रहता है तो किसी भी पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएंगे तो वो डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है वो तो 1 हो जाएगा। मतलब नॉर्मल फॉर्म की सबसे बड़ी खासियत क्या है? नॉर्मल फॉर्म की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें आप अपने प्लेन के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट डालिएगा तो अगर सेटिस्फाई कर दिया तो इसका मतलब लाइन पे है, सेटिस्फाई नहीं किया तो वो एक नंबर दिखाएगा। वो नंबर उस लाइन का उस पॉइंट का इस लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो वो नंबर कभी पॉजिटिव रहेगा कभी नेगेटिव रहेगा, वो सारा हिसाब कर लेंगे इधर करके, ये सबको एक तरफ लेकर के वो जो नंबर बनेगा वो देख लेंगे। तो ये नॉर्मल फॉर्म की एक बड़ी खासियत है, हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर लाइन नॉर्मल फॉर्म में है तो आपने जैसे ही किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट डाला, अगर वो उस लाइन पे नहीं है तो अगर आप इस लाइन के इक्वेशन को इधर 0 कर दें तो इधर जो भी नंबर है वो नंबर आपको उस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताने लगता है उस लाइन से। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये भी एक फॉर्म है, इस्तेमाल हमने कम किया है। इसका इनडायरेक्ट इस्तेमाल आप खूब करते रहते हो। इनडायरेक्ट इस्तेमाल इसका आप करते हो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस बताने के लिए। इनडायरेक्ट इसका इस्तेमाल इसका करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। जब आप बताते हैं तो बेसिकली आप अपने ये फॉर्मूले को यूज करते हैं। जब आप ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस बताते हो तो आप बेसिकली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इनडायरेक्टली किए हुए हो, और क्योंकि वो जो फॉर्मूला आया है वो इससे आया है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण फॉर्म है लाइन का, हर टेक्स्ट में मेंशन है। आपको भी इसका ध्यान रखना चाहिए और इसकी इस खासियत का फायदा उठाना चाहिए कि ये लाइन अगर इस फॉर्म में है तो किसी भी नंबर का कोऑर्डिनेट डालेंगे, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट डालेंगे, अगर वो लाइन पे नहीं है तो यहां जो नंबर क्रिएट होगा that will give me the distance of that particular point from that line, shortest distance and so on. तो एक तो इस फॉर्म का थोड़ा सा ख्याल रखें, और यहां पे है तो जरा एक बात जल्दी से तय करते चला जाए। ये दो पैरेलल लाइंस ax plus by plus c1 is equal to 0, ax plus by plus c2 is equal to 0, these are parallel lines, है ना? ये सारी बातें जरा हम लोगों को ध्यान पे रहनी चाहिए। और तो डिस्टेंस d इज याद है ना, मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सब जहां भी आप यूज कर रहे हो, ये सारी बातें आप जहां भी यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आपने अपने नॉर्मल फॉर्म का इस्तेमाल करे। तो डायरेक्टली तो जरा कम यूज हो रहा है, लेकिन ये आपके लाइन का एक महत्वपूर्ण फॉर्म है। एक फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्म है।
टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के प्रश्न करते समय हम लोग अपने पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन का थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप जब अपने लाइन को कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर्स में इस्तेमाल करते हैं, जब आप अपने लाइन को 3 डायमेंशन में ले जाते हैं, तो इन सब जगहों पे आप अपने पैरामीट्रिक फॉर्म का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, इसकी खासियत ये है कि ये इक्वेशंस जो हैं आपको एक ऐसा इक्वेशन नहीं देते हैं जो कोई पॉइंट इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा। पैरामीट्रिक इक्वेशंस की खासियत, किसी भी कर्व के पैरामीट्रिक इक्वेशंस की यही खासियत है कि उन इक्वेशंस में 2 इक्वेशंस रहते हैं, एक से x पता चलता है और एक से y। वो x और y पेयर से जो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनेगा वो गिवन कर्व का एक पॉइंट होता है। तो वो गिवन कर्व का कौन सा पॉइंट होता है, ये बातें पे थोड़ा ध्यान रखना है, तब तो आप अपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस का खूब फायदा उठाते हो। तब आप अपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस का खूब फायदा उठाते हैं। तो इसमें हम अपने लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, x इज इक्वल टू सम a प्लस r cos थीटा, y इज इक्वल टू b प्लस r sin थीटा। कुछ लोग इसी को ऐसे लिखते हैं, x माइनस a बाई cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस b बाई sin थीटा इज इक्वल टू r। कई लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाए। और इसका मतलब ये होता है कि इससे जो पॉइंट बनेगा a प्लस r cos थीटा, b प्लस r sin थीटा, इसका मतलब इट इज अ पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू q a comma b having slope tan थीटा। इस cos थीटा और sin थीटा से जो tan थीटा बनेगा वो उस लाइन का स्लोप होगा और वो लाइन यहां से पास कर रही होगी, उसी लाइन का ये एक पॉइंट बनता है। ऑल्सो PQ इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ R। ये जो R है वो ये बता रहा है कि वो इस पॉइंट का इस Q से डिस्टेंस बहुत सिग्निफिकेंट। ये आपको आपके लाइन के एक एक पॉइंट पे पकड़ बताता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जब आप किसी लाइन पे सर्टेन पॉइंट्स को खोज रहे हैं, तब तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप अपने लिए काफी समय बचा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तरह तरह के इक्वेशन लिखे जा सकते हैं, कई तरीके से काम हो सकता है। तो अपनी इक्वेशंस की कौन सा कहां पे फायदेमंद है, ये और क्वेश्चंस करने के पहले एक दो छोटी बातें और जरा सा ताजा कर लिया जाए, रिवाइज कर लें और फिर कुछ सवाल करके देखें कि इतने दिनों का जो ये क्रम टूटा हुआ है उसमें हम अपने को कितना तैयार रखे हैं, और उस बात पर भी थोड़ी सी चर्चा करें। एक तो ये थोड़ा क्लैरिटी रखा जाए, ये फॉर्मूला हम लोगों को खूब अच्छे से यूज करने की आदत, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूला है। एंगल बिटवीन लाइन्स y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c। दो तरीके से इस बात को दो तरीके से इस्तेमाल करने की एक आदत है। एक जो जिसका अभ्यास हम खूब करते हैं वो अज्यूम करते हैं कि लेट थीटा बी ए एक्यूट एंगल। थीटा बी द एक्यूट एंगल। ये टेक्स्ट में सब जगह ये थीटा को एक्यूट एंगल मान करके
tan थीटा के लिए एक वैल्यू बताई जाती है। तो देन tan थीटा इज मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो एक तो हम लोग इसको एक एक्यूट एंगल मान की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो और ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पे ये मॉड लगाते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल है तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, और इसलिए यहाँ जो भी नंबर आए इट हैज टू बी अ पॉजिटिव। इसलिए और एक आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये रखना है, एक तरीका आपको ये रखना है कि आप एक ज्योमेट्री बना लीजिए। सवाल आप कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो कोई एक ज्योमेट्री बना लो। किसी एक लाइन को L1 कह दो, किसी एक लाइन को, ये तो लगता है परपेंडिकुलर जैसा बन गया थोड़ा, एक लाइन L1 हो जाए, एक लाइन L2, कोई जैसे भी वो कहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कैसे बनेगा ये कुछ नहीं, बस आप एक दो लाइन ड्रॉ कर लो, एक L1 और एक L2, और इसमें किसी एक एंगल को आप अल्फा मान लीजिए। अगर आप इसको अल्फा मान लीजिए तो आप यहां पे इस एंगल का एक डायरेक्शन के साथ इस्तेमाल कीजिए, और अपने फिगर से मोटिवेट होकर के अपने फिगर के लिए tan अल्फा लिखने की एक आदत आती है। तो आप इस तरह से भी अपने इस्तेमाल, बट लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो ये अल्फा अगर आपके क्वेश्चन में और कहीं भी यूज हो रहा है तो फिर इस अल्फा का डायरेक्शन दूसरी जगह पे भी यही होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ी कर दीजिएगा। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको सेम एंगल कई दो अलग अलग जगह पे बने रहते हैं, और उसको हर जगह पे फिर एक तरीके से ही अपनी जो आप ज्योमेट्री बनाए हैं उसी से चले। तो यहां हम कहेंगे कि ये एरो हेड L1 पे लगा है, तो मैं इसको लिख रहा हूं, इसमें मॉड नहीं लिखूंगा मैं, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1। इस रूल से मैं इसको यूज करूं। तो सिमिलरली अगर यही एंगल कहीं और बना है तो इसी डायरेक्शन के हिसाब से फिर एरो हेड वाले लाइन पे जो स्लोप होगा उसमें से ये टेल वाले लाइन का स्लोप सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। लेकिन वहां पे उस अल्फा पे अगर आपने दूसरा डायरेक्शन लेकर के काम कर दिया या बिना डायरेक्शन के कुछ भी लिख के काम कर दिए, तब फिर आप इस बात का फायदा। एक दूसरा, इस ज्योमेट्री का ख्याल रखिए, ये ज्योमेट्री बहुत आती है कि अल्फा इज एंगल मेड बाय लाइन L with L1। L1 दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx प्लस c या m1x प्लस c। कोई एक लाइन है L1, ठीक। ज्योमेट्रीज, अपने फॉर्मूलों को अपनी ज्योमेट्रीज के साथ एसोसिएट करके रखिएगा तो टाइम बचता है। और एक बार जब आपको अपने फॉर्मूलों को यूज करने की, उसके पीछे की अरिथमेटिक करने की आदत हो गई है, तो फिर दूसरा तो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि अपना टाइम रिड्यूस करें। कभी ये ज्योमेट्री बने कि आपको एक लाइन L1 है, ये गिवन लाइन है, और आपको एक दूसरा लाइन चाहिए, ये दूसरी लाइन जो है इसके साथ एक एंगल अल्फा बना रही है, तो ये लाइन इसके साथ एंगल अल्फा इधर से भी बना सकती है, और ये लाइन एंगल अल्फा इधर भी बन सकता है। देयर कैन बी अ लाइन which is making an angle alpha like this, there can be another line which is going like this and making an angle alpha here, और मे बी यहाँ पे आप कैसे देखिए कि ये वाला एंगल क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है, जिसको भी करिए। तो अल्फा एंगल बनाने वाले इस लाइन के साथ अल्फा एंगल पे दो लाइन हो सकते हैं। तो इन जो लाइंस हैं इनके स्लोप्स, या तो मैं इस फॉर्मूले को लिख के वर्कआउट करूं, इस अल्फा को एक्यूट एंगल मान करके मॉडुलस हटा के, या फिर इनके स्लोप्स का एक डायरेक्ट तरीका आप यूज कीजिए कि ये स्लोप्स आर गिवन बाय tan थीटा प्लस माइनस अल्फा, वेयर m1 इज इक्वल टू tan। तब इन लाइंस के जिनको आप खोज रहे ये स्लोप्स आपको इससे मिल जाते हैं। और पहले कहा गया है
लाइंस का इक्वेशन लिखना है और उसके स्लोप पे हमारी पकड़ है, तो उस लाइन के इक्वेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो स्लोप में कहां कहां से कैसे कैसे जल्दी पा सकता हूं। जैसे पैरेलल लाइन लिखना रहता है, पैरेलल लाइन लिखना रहता है तो आप उसके स्लोप की चिंता नहीं करिए। एक लाइन जानते हैं तो उसके पैरेलल लाइन लिखनी, एक लाइन जानते हैं तो उसके परपेंडिकुलर लाइन लिखने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। तो ये बेसिक फॉर्मूलों को थोड़ा आप अपने कैलकुलेशंस में ठीक से यूज कीजिए कि जब भी ऐसे लाइंस का इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी गिवन लाइन के साथ एक एंगल अल्फा पे है, तो ये फॉर्मूले से वर्कआउट करके फिर उस लाइन का स्लोप निकालने के बदले डायरेक्टली आप कहिए कि जो मैं लाइन खोज रहा हूं उसके स्लोप्स जो होंगे वो tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा एक का होगा, तो एक का tan ऑफ थीटा माइनस। और इसमें ये थीटा क्या है भाई, तो ये जो आपको लाइन पता था tan थीटा उसी लाइन का स्लोप, और इसको आप जितनी जल्दी एग्जीक्यूट करके अपनी बात करना। अभी इतनी बातें जो हम लोगों ने दोहरा ली, देख ली, इन पे कुछ सिचुएशन देखे जाएं और उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए कुछ सवाल करते हैं ताकि जो ये भी इतनी सारी बात के माध्यम से भी बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं। AB CD is a square of area 10 square units. A का कोऑर्डिनेट लिया जाए सम q फॉर्मूला, ठीक। इक्वेशन ऑफ AC AC का इक्वेशन लिखिए 2x माइनस वाई लिखिए 2x माइनस वाई 4 माइनस 3 इज इक्वल टू ये। और ये कहती है कि ओरिजिन lies inside square. ओरिजिन जो है इस स्क्वायर के अंदर। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, C एंड D। बी, सी और डी के लिए कोऑर्डिनेट्स वर्कआउट करें। थोड़ा सा समय लें और आपकी जो प्रैक्टिस है बीच में ये दुविधा वाली स्थिति बन गई, क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, बड़ी परेशानी वाली स्थिति हो गई है। इसके चलते आप अपने मानसिक संतुलन को ठीक रखे कि नहीं रखे, इसीलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा आप प्रॉपरली इंगेज हो, सही जगह पे हो, अपनी छोटी छोटी बातों को ध्यान देते रहो। सब मूल बातों पे पकड़ बनी रहेगी तो कोई सवाल आ जाएगा, सब बनेगा। बस अपना जोड़ना घटाना जो है ठीक करना है ना। तो जरा सा वीडियो को ना हो तो रोक लीजिए, वो पॉज बटन होता है ना, उसको रोक दीजिए और एक बार अपने से इस जानकारी पे ध्यान दिया जाए कि इसका मैं कैसे इस्तेमाल करूं कि ये बी, सी और डी में बता। तो आप ट्राई करके तब आगे का देखिए, ठीक है। तो ये अब मान के चला जा रहा है कि आपने अपना अटेम्प्ट ले लिया, अपनी तरह से अपनी ट्राई कर लिया और अब तब आप ये आगे का वीडियो देख रहे हैं। और ऐसा नहीं किया तो अभी भी समय है, फिर से रोकिए और रुकिए और अपने से कीजिए और फिर जब संतुष्ट हो जाए तब फिर ये देखें कि क्या है। तो स्क्वायर की बात हो रही है, ज्योमेट्री का सवाल है। एक ज्योमेट्री, जब स्क्वायर इतना परिचित ज्योमेट्री है तो एक स्क्वायर बना लेने में कोई हर्ज नहीं। ए बी सी दी हुई जानकारी के अनुसार इसका एरिया 10 स्क्वायर यूनिट्स है, मतलब ये √10, ये भी √10 है।
ये √10, ये √10 तो 10, 10, 20, तो इसका मतलब कि ए सी का लेंथ हो गया 2√5, √20 आया ना, यहाँ 10, यहाँ भी 10, 10, 10 √20, ए सी इज 2√। ये भी कहा जा रहा है कि ओरिजिन इज इनसाइड। अब हमसे क्या पूछा गया, बी, सी और डी, ये पूछा गया। तो सबसे पहले तो सी बताने में कोई दिक्कत, सी बताने में कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपको अपने पैरामीट्रिक, आपको इस लाइन का इक्वेशन मालूम है, आप इस लाइन पे एक पॉइंट खोज रहे हो, आपको ए सी मालूम है कितना है 2√5, तो इसका मतलब कि अगर आप इस लाइन ए सी का इक्वेशन ये वाला प्रारूप न यूज करके इसका पैरामीट्रिक फॉर्म लें जिसमें ए वाले कोऑर्डिनेट्स को आप इस्तेमाल कर लें, वन प्लस आर साइन थीटा, तो आपके संदर्भ में आपका मॉड्यूलस ऑफ आर जो है 2√5, मतलब आर की जगह आप +2√5 भी लिख सकते थे और -2√5। रही बात ये कॉस थीटा और साइन थीटा की, तो आपका टैन थीटा जो है वो 2, यहां तो टैन थीटा पॉजिटिव आया है, तो यहां एक कन्वेंशन से काम करना है, कभी कभी टैन थीटा नेगेटिव आएगा। टैन थीटा नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि साइन थीटा या कॉस थीटा में से कोई एक नेगेटिव, तो एक कन्वेंशन से चलिए, हमेशा किसी एक को, जब भी टैन थीटा नेगेटिव हो तो आप अपना एक कन्वेंशन, मेरे लिए टैन थीटा नेगेटिव है तो इसमें ये वाला, तो टैन थीटा नेगेटिव है तो हम लोग हमेशा कॉस थीटा को नेगेटिव, साइन थीटा को हमेशा पॉजिटिव, इस कन्वेंशन में काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा को हमेशा पॉजिटिव ले रहे हैं, इसका मतलब हम लोग अपने स्लोप वाले एंगल को मान रहे हैं कि वो 0 से पाई के बीच में है। हम इस कन्वेंशन में काम कर रहे हैं कि थीटा जो है इट विल बी एन एंगल बिटवीन 0 to पाई, ऑफ कोर्स थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू पाई, हम इस कन्वेंशन में काम कर रहे हैं। इसलिए जब भी हमारा टैन थीटा नेगेटिव होगा तो हमारा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट नेगेटिव होगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट पॉजिटिव, वो बदलना नहीं, एक कन्वेंशन से चलना है ताकि इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हों तो धीरे धीरे हम उसका फायदा उठाना शुरू करें, और कभी ये कभी वो कीजिएगा तो कहीं के नहीं। तो अब ये सी की तो बात बड़ी सरल हो गई, इसका मतलब अब साइन थीटा कॉस थीटा हो गया 1/√5 और साइन थीटा हो गया 2/√5। आर की जगह आप इतना प्लस लिख सकते हो, इतना माइनस लिख सकते हो, तो सी के लिए दो चॉइस यहां से अरिथमेटिक करके निकाला जाए। प्लस लेंगे तो 2√5 इंटू 1/√5, √5 बटा 4 आया, 2√5 इंटू 2/√5, 4,5 आया। देखिए 4,5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया ना ये। फिर या तो मॉड आर इतना है तो आर माइनस होगा, तो माइनस होगा तो माइनस 1/√5, 2√5 इंटू 1/√5, 0 आ गया, और माइनस 2/√5 इंटू 2/√5, 2√5 इंटू 2 -4, 1 - 4 इज -3। तो सी के लिए दो चॉइस आ रही है। आपके पास एक जानकारी थी कि ओरिजिन लाइज, तो सी से जब आप ओरिजिन का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस तो इसके डायगोनल से ज्यादा आ जाएगा, तो किसी वर्टेक्स से स्क्वायर के अंदर का कोई भी पॉइंट उसके डायगोनल से ज्यादा दूरी पे रहेगा क्या? कभी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब कि हमारे केस में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारा सी क्लियर हो गया, हमारा सी क्लियर हो गया, सी क्लियर हो गया। अब आपको बीडी चाहिए, तो बीडी चाहिए तो बीडी के लिए आपके पास अब सी क्लियर हो गया, तो ये जो पॉइंट है जो कि ए और सी का मिड पॉइंट है, इसका आपके पास एक कोऑर्डिनेट आ गया। आपके पास ए भी है और आपके पास सी भी है। ए है 2,1, सी है 0,-3, तो ये 1,-1 एम मिल गया।
फिर से आप इस फॉर्म का फायदा उठा लीजिए, फिर से आप इस फॉर्म का फायदा उठा लीजिए। और इस बार तो ये सब जो है ये भी एम डी ये सब कितने के बराबर है? √5 के बराबर। अब आप इस लाइन का यहां पे पिवट करके एक पैरामीटर की इक्वेशन लिख दो, x इज इक्वल टू 1 प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू -1 प्लस आर साइन थीटा। अब ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हो गया तो इसका स्लोप +2, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, इसका स्लोप +2 तो इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। इस केस का tan थीटा आपका हो गया हियर tan थीटा इज इक्वल टू -1/2। यहाँ tan थीटा -1/2 है तो किसी एक को नेगेटिव लेना है, किसी एक को पॉजिटिव लेना है। और मॉड्यूलस ऑफ r इज इक्वल टू √5। इस बार +√5 और -√5 जो आप यूज करेंगे तो उससे एक से d मिल जाएगा और एक से d, एक से d मिल जाएगा। कोई एक भी निकल आएगा तो मिड पॉइंट रूल से आप दूसरा बता सकते हो, एक b को दे देगा और एक d को दे देगा, तो आपको आपके सारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। पूरा किया जाए तो इस बार हमारा cos थीटा आया -2/√5 और sin थीटा आया +1/√5। cos थीटा -2/√5, sin थीटा 1/√5। r इज इक्वल टू √5 लिए, r इज इक्वल टू √5 लिए, तो r इज इक्वल टू √5 लिए तो ये √5 कट गया, 1 - 2 इज इक्वल टू -1 आ गया, -1 r इज इक्वल टू √5 लिए इंटू 1/√5, ये -1, 0 r इज इक्वल टू √5 तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√5, तो -1 + 1 कितना होगा? -1, 0। ये -1, 0 है और m मिड पॉइंट है 1, -1, तो 1, -1 मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब यहाँ 3 और यहाँ -2। जल्दी बताइए, या तो इससे निकाल लीजिए। दूसरी बार आप r को कितना ले रहे थे? -√5, r -√5 लेते तो -√5 और -2/√5, -2 आता है तो 1 +2 हो जाता है, तो 1 + 2 3, इससे मिला गया -2। तो ये आपके सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब आप कई तरीके से अपनी बात को कर सकते थे। ये आपको साइड्स के इक्वेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी, आप साइड्स के भी इक्वेशन लिख सकते हैं। एक सिमिलर क्वेश्चन करते हैं, उसमें थोड़ा दूसरी बात है। और ABCD is a square. ABCD is a square. ठीक, वर्टेक्स A मान लिया जाए कि 3, -, डायगोनल BD x - 3y + 4 is equal to 0। ये BD डायगोनल। इक्वेशन ऑफ साइड्स चाहिए। इक्वेशन ऑफ साइड्स AD and AD। इक्वेशन ऑफ साइड्स AD और AB चाहिए। फिर से थोड़ा सा समय लेकर के खुद से किया जाए और देखा जाए कि अपनी बेसिक बातों पे आपकी कितनी पकड़ है। ये सारी ठीक रहेंगी अपनी जगह पे तो जो क्वेश्चंस आएंगे यही फॉर्मूले लगने।
बस अपनी सोच सही होनी चाहिए और अपना काम फिर गुणा भाग सही होगा तो जरूर सवाल बनेगा, ये नहीं जाएगा। ट्राई किए, ट्राई करने के बाद फिर से एक ज्योमेट्री का है तो एक स्क्वायर सामने रख लेने में कोई हर्ज नहीं। ए बी सी इस लाइन का इक्वेशन है। ज्योमेट्री हम जानते हैं तो इस ज्योमेट्री से मुझे ये मालूम है कि ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो मुझे अगर इन दोनों का इक्वेशन लिखना था तो अभी थोड़ी देर पहले, अब इसका स्लोप मान करके एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला लगाएं तो ये ए बी और ए डी के स्लोप्स आर गिवन बाई, अभी थोड़ी देर पहले जो बात ध्यान बताए थे, tan थीटा प्लस माइनस 45। आपका tan थीटा क्या है? आपका tan थीटा है 1 बाई, योर tan थीटा इज 1 बाई, और आपको दोनों यहां वर्कआउट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको यहां tan थीटा प्लस 45 डिग्री बस एक वर्कआउट कीजिए और उसके बाद तो ये परपेंडिकुलर है तो एक स्लोप मिलेगा तो दूसरा तो वैसे मिल जाएगा। तो आपको तो यहां दोनों वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं है। सो tan थीटा प्लस 45 डिग्री, tan थीटा प्लस tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 45 डिग्री, 1 by 3 plus 1 divided by 1 minus 1 by 3। देखा जाए तो tan theta is 1 by 3, tan 45 डिग्री 1 by 3 plus 1 2 आ गया, -2 आ गया। देख जरा जल्दी से हिसाब कर, 4/3 2/3, tan theta is equal to 2। तो इसमें से एक का स्लोप 2 और द अदर स्लोप विल बी -1 बाई, दूसरा स्लोप क्या होगा? -1 बाई 2। मिला? तो ये बात। अब कोई कहेगा कि नहीं चारों बताइए, चारों बताइए, तो चारों बताइए तब तो इसका मतलब फिर हमको ये सी चाहिए होगा। तो ये सी चाहिए होगा तो ये जरा एक ज्योमेट्री है, ये भी हम पैरामेट्रिक फॉर्म से डिस्कवर कर सकते हैं, लेकिन दिस इज अ स्टैंडर्ड ज्योमेट्री और ये बहुत अच्छे से एनालाइज ज्योमेट्री है। तो इसने अपने पैरामेट्रिक इक्वेशंस को डेवलप करके एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस बनाया गया। अगर अभी मैं इसको करना चाहूंगा तो मैं ऐसे करूंगा कि ए और सी को पता करना है, तो मुझे ए मालूम था और ये लाइन का इक्वेशन मालूम था, तो यहां से यहां का डिस्टेंस निकालूंगा तो ये टोटल डिस्टेंस एसी का पता चलेगा। जरा बता, एसी का लेंथ बताइए। एसी, व्हाट इज आवर लेंथ ऑफ एसी? तो इस सवाल को पहले पूरा किया जाए। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन से ए बी एंड ए डी, एंड ए बी आर गिवन बाय, स्लोप 2 होगा तो 2 होगा तो वो 2x माइनस वाई प्लस सी, और -1 बाई 2 होगा तो वो x प्लस 2y प्लस 2c डैश होगा। कहां से पास कर रहा था? 3, -1, तो यहां का c आ गया -3, -1, सेटिस्फाई कर दिया ना। और 3, -1, तो 3 में से तो 1 बचा, 1 और घटा दीजिए, 3, -1, इसको भी सेटिस्फाई किया। ये आपके ए बी और ए बी के इक्वेशन। बाकी के दोनों अब इन्हीं के पैरेलल आएंगे, तो बाकी के दोनों का इतना तो क्लियर है, लेकिन अब ये जानने के लिए आपको किसकी जरूरत है? सी की जरूरत है। तो हम ये ए सी का जो लेंथ है ये पता कर रहे हैं। तो ए सी का लेंथ पता कर रहे हैं तो इट इज 2 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी डी। तो डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी डी निकाला जाए। ए का कोऑर्डिनेट है 3, 3, -1, 3 और 3 6, 6 4 10, नोट लगाने की जरूरत नहीं है, 10 ऐसे आ गया, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, √10, 2 √10।
AC is 2√10। आप बार बार ऐसे नहीं करोगे, ये सिचुएशन वेल एनालाइज्ड है और इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस का फायदा लेकर के ये सीधा सीधा बता दिया गया कि ये फॉर्मूला आपको दे देगा। तो अभी तो हम पूरा काम कर रहे हैं और डिसाइड करेंगे, लेकिन जब आप ये रिजल्ट कर लेते हैं और उसको कर लें। अब AC ये डिस्टेंस जान ले, तो अब AC का इक्वेशन, ये C खोजने के लिए AC को पैरामीट्रिक फॉर्म में आप यूज करिए। x इज इक्वल टू 3 प्लस r cos थीटा, y is equal to -1 plus r sin theta. Your r is modulus of r is 2√10। cos थीटा sin थीटा के लिए आपका tan थीटा जो है वो इस लाइन का स्लोप होगा। ये लाइन जो है इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप है 1/3, तो आपका tan थीटा कितना आएगा? -3। इसका स्लोप कितना है? 1/3। तो ये वाला tan थीटा इस लाइन के कॉन्टेक्स्ट में है, यहां जो tan थीटा लिखा हुआ है वो इस लाइन के कॉन्टेक्स्ट का है। कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक जगह अल्फा यूज कर लीजिए और एक जगह बीटा यूज कर लीजिए। ये नहीं कि सर अभी tan थीटा 1/3 कहे थे तो यहाँ tan थीटा -3 कैसे हो गया? ऐसा हो रहा है तो एक को वहां थीटा कहे हुए हैं, इसको कुछ पाई कर देते हैं, नहीं फिर आप कहेंगे कि कंफ्यूजन हो गया कि वहां इतना था यहाँ इतना कैसे आया। कोई बात। अब ये नेगेटिव आ गया तो हम अपने कन्वेंशन से इसको नेगेटिव, अब ये आपको C डिस्कवर करने के लिए C की दो पॉसिबिलिटी दिखाएगा, उसमें से एक आपका काम आएगा, दूसरा आपके काम कौन आपके काम आएगा? तो भाई जिस C से जो मिड पॉइंट बनेगा वो BD के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आपने 2 C खोजा तो जो मिड पॉइंट A और C का होगा वो तो BD के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आइए करते हैं। प्लस r इज इक्वल टू 2√10 लिया जाए और तब का अपना कोऑर्डिनेट बताया जाए, r इज इक्वल टू -2√10 लिया जाए और तब का जरा ये फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है 2-4 बार यूज करके सेटल कर लिया जाए, सो दैट जरूरत जब पड़े तो ध्यान जाए कि हाँ ये काम हम किए थे, यहाँ ध्यान जाए। तो जरा अपने से सवाल करने की आदत आ गई, तब फिर जो है जरूरत पड़ने पे तुरंत ध्यान जाता है, यार ये कर देते हैं। चलिए 2√10, यहां 2√10 लिखिए। cos फाई नेगेटिव होगा, -1/√10, √10 कटा, 2√10 इंटू 2 -1 3 -2 1 -1 2√10 और यहां 3/√10 6 आ गया, 6 में से 1 गया 1,5। इसी को चेक कर लेते हैं, काम हो गया होगा तो देखेंगे। ये 1,5 3,1 3 और 1 4 2 आ गया, 2,2 2,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए काम दूसरा करने की जरूरत, तो आप C पता चल गया। अब इन्हीं के पैरेलल लिखना है ना, तो अगर आपको चारों साइड्स के इक्वेशन लिखने थे तो आप चारों साइड्स के भी इक्वेशन लिख सकते हैं। ये जो माइनस से आएगा वो हमारे काम का एक मिला था, इसी को चेक करके नहीं काम करता तो दूसरा निकालते, क्या करते। ठीक है, तो ये बातें आगे बढ़ने के पहले ये जरा बार बार इस तरह का हमको कैलकुलेशन न करना पड़े, अपने पैरामीट्रिक इक्वेशन से सारा काम करके फिर ये जो ज्योमेट्री है इसको पहचान लिया जाए और ऐसी ज्योमेट्री जहां कहीं भी देखें तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने का अपना तरीका स्पष्ट रखें। क्या इस ज्योमेट्री की खासियत है, जरा इसको ध्यान से देखा जाए। यहीं पर लिखा जाए, ये डायगोनल BD है, तो अब इसी सवाल को देखा जाए कि हमारा इंटरेस्ट है इन वर्टेक्स C, इसमें वो कौन सी ज्योमेट्री है जिस पे आपका ध्यान रहना चाहिए और ये ज्योमेट्री कहीं और भी दिखे, ये ज्योमेट्री कहीं और भी दिखे तो आप इस चीज का इस्तेमाल करें। स्क्वायर की ज्योमेट्री आपको ये बताती है कि जो दोनों डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है
कि BD is right bisector of AC। तो ज्योमेट्री ये है, आपको एक लाइन पता है, ये गिवन है, और इसके राइट बाइसेक्टर पे एक पॉइंट इधर पता है, ये दो पॉइंट्स का ये राइट बाइसेक्टर, दिस इज राइट बाइसेक्टर, ये गिवन है, और इन दोनों पॉइंट में से एक दिया हुआ है, और ये आपको दूसरा वाला पता करना है। ये ज्योमेट्री, तो ये राइट बाइसेक्टर की ज्योमेट्री बहुत आएगी, राइट बाइसेक्टर की ज्योमेट्री खूब आएगी। और ऐसे में जब ये मालूम है और ये मालूम है, तो ये रिजल्ट कैसे यूज करते हैं, अब इसको जनरल फॉर्म कहते हैं। ये गिवन वाले को ले लेते हैं h, k, इस गिवन लाइन को लिख लेते हैं ax प्लस by प्लस c। तो ये जो आपका राइट बाइसेक्टर है, ये b is given by equations like x minus h by a is equal to y minus k by b is equal to minus 2 times ah plus bk plus c divided by a square plus b square। इसको कंपेयर कीजिएगा तो b का x कोऑर्डिनेट, इसको कंपेयर कीजिएगा तो b का y कोऑर्डिनेट। ठीक, इस ज्योमेट्री को फिजिकली एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर ये AB का, दिस इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, ये AB का राइट बाइसेक्टर। ऐसे में हम ये भी कहते हैं कि B इज कॉल्ड इमेज ऑफ लाइन ऑफ पॉइंट A इन द लाइन। L जो है आपका ये वाला लाइन, राइट बाइसेक्टर। तो ज्योमेट्रिकली इसको फिजिकली हम कहते हैं कि B इज इमेज ऑफ A। और ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, ये आप अपने कैलकुलेशंस में ये ज्योमेट्री कब आएगी, कहां आएगी, खूब आएगी। तो आपको वो बार बार अपने पैरामीट्रिक फॉर्म के सारे डिटेल्स के साथ जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको स्ट्रेट अवे ऐसे यूज करें, और वो आर को प्लस माइनस आर, एक बार प्लस एक बार माइनस लेकर के वो कैलकुलेशन का टाइम बचे। दूसरी चीज कि अगर यहां -2 की बजाय -1 यूज कीजिएगा, तो आपको इसके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसको m को हम लोग कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फ्रॉम A ऑन L, कई बार इसकी जरूरत रहती है। तो अब ये नहीं करेंगे कि B निकाले और फिर इसका मिड पॉइंट, आप इसी में डायरेक्टली यहां -2 की जगह कितना यूज कर लीजिए, -1, तो आपको ये फुट मिल जाता है। अब थोड़े से चालाक बनिए, तब अगर -2 करने से ये मिला, -1 करने से ये मिला, और ये जो यहां लिखा गया है इसका सिग्निफिकेंस आप समझ रहे हैं, अगर इसमें यहां पे रूट लगा रहता तो वो ये वाला डिस्टेंस था, अगर ये रूट लगा रहता तो उसका अब सिग्निफिकेंस समझो। और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को जो कि हम B को बताने के लिए यूज कर रहे हैं, M को बताने के लिए कह रहे हैं, आप थोड़े से चालाक रहेंगे तो कभी आपको जरूरत होगी कि नहीं यहां पे चाहिए, इसके बीच का और आधे पे चाहिए, तो -2 से ये मिला था, -1 से ये मिला था, अगर इन दोनों के ठीक बीच वाला ये पॉइंट पूछते तब -2 -1 की बजाय कितना रख लेते तो ये मिल जाता, -1/2। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट फॉर्मूला है, और ये अगर हमको ध्यान रह रहा है तो हमारे क्वेश्चन में हमको जब ये C बताना था, तो हमको C बताना था, तो हमारा गिवन पॉइंट A क्या है, 3, -1, तो फॉर C आप लिखते x -3, गिवन लाइन का A कितना हुआ 1 इज इक्वल टू y -1 प्लस 1, B कितना हुआ -3 इज इक्वल टू -2 किए। अब यहां का नंबर देखा जाए तो AH प्लस BK प्लस C ये सब इसमें रखें 3,
ये भी +3, ये +4, 10 हो गया, डिवाइडेड बाई a² प्लस b², तो आपका a² प्लस b² भी 10 आया, ये कट गए, तो आपका यहां और यहां कंपेयर कीजिए, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया और y इज इक्वल टू -+6 -1 5 आ गया, 1,5। यही हम लोग अपने पैरामेट्रिक इक्वेशंस का यूज करके भी निकाले थे। C विल बी 1,5। तो ये एक और बात सीखी, ये एक और बात सीखे, और स्ट्रेट लाइन से जुड़े क्वेश्चंस की ज्योमेट्री जरूर देखनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन से जुड़े क्वेश्चन और अपने फॉर्मूलों को अपनी ज्योमेट्री से जोड़ के रखें, अपने फॉर्मूलों को अपनी ज्योमेट्री से जोड़ के रखें, तब आप अपनी बात को ज्यादा अच्छे से कह पाते हैं। क्योंकि एक ही सिचुएशन में आपके पास इतने फॉर्मूले हैं कि आप बहुत सारे इक्वेशंस लिख करके अगर अपना काम कीजिएगा, तो जितना ज्यादा इक्वेशन लिखिएगा आपका समय उतना ज्यादा लगेगा। तो ज्योमेट्री के साथ फॉर्मूलों को अटैच कीजिए कि नंबर ऑफ इक्वेशंस रिड्यूस हो जाए, तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, सवाल जल्दी बनेगा। चलिए एक दो और करके देखा जाए। आगे बढ़ने के पहले इसको जरा और क्लियरली लिखिए। रिफ्लेक्शन एंड फूड ऑफ परपेंडिकुलर of A H comma K L AX plus DY plus C is equal। बहुत महत्वपूर्ण, इसको जरा साफ साफ लिखा है। किसी पॉइंट का किसी लाइन में रिफ्लेक्शन बताना या उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना, ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग कह रहे हैं x माइनस एच बाई ए y माइनस के बाई बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए एच प्लस बी के प्लस सी डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। और ये कह रहे हैं कि टेक lambda is equal to -1 for foot and lambda is equal to -2 for reflection। ये परपेंडिकुलर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे से जहां भी आएगा तो इस ज्योमेट्री के आधार पर कभी कभी इनकी नहीं जरूरत होगी, लेकिन इसी डायरेक्शन में उसी लाइन पे किसी दूसरे पॉइंट की जरूरत होगी, तो वो लैम्डा को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई करके काम कर लेंगे। ठीक, तो ये एल एक लाइन ले लेते हैं, 2x माइनस L1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और एल एक ले लेते हैं, x प्लस P1 minus 1 is equal to 0. Okay. Let L and L1 intersect at P, and alpha B
angle between L and H. Find line L2 through T such that angle between L and L2 is also alpha. फिर से, हाउ गुड यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग, और कितना आपका प्रैक्टिस से नाता टूट गया है कि आप अभी भी प्रैक्टिस में हैं कि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपने L2 का काम कर देंगे जल्दी से। 2-3 मिनट का समय लीजिए, वीडियो रोकिए और करके देखिए। नहीं, बिना किए अगर देख रहे हैं तो यू आर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी ये टेस्ट करने के लिए कि कितनी बातें आपके ध्यान पे हैं और कौन सी बातें आपके ध्यान से हट गई। ठीक, चलिए, तो उम्मीद है आप अपना करके तब देख रहे होंगे। एक ज्योमेट्री बन जाए, एक L1 रहे, एक L रहे और यही वाला पॉइंट P है, और अब एक L2 चाहिए। ऐसी ज्योमेट्री जहां बनती है तो ये ज्योमेट्री पे वर्डिंग बहुत तरह की बदलेंगे। ऐसे में L2 को हम लोग कहते हैं कि L1 का मिरर इमेज है इन L। एक तो ऐसे पूछेंगे इस सवाल को कि फाइंड मिरर इमेज ऑफ L1 इन L। सीधे सीधे इतनी सारी बात नहीं कहेंगे, सीधे बस इतनी बात कहेंगे। ऐसे में इस ज्योमेट्री में अगर आप यहां पे इसको मिरर मान रहे हैं, इसको अगर आप इंसिडेंट रे मानेंगे तो यहां से अगर ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। यही क्वेश्चन आपको एक दूसरे वर्डिंग में पूछा जाएगा। एक दूसरे वर्डिंग में पूछा जाएगा तो उसमें क्या कहा जाएगा कि L1 के अलोंग एक रे आ रही है, वो एक लाइन मिरर है अलोंग L, उससे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन बताइए। तो ये जो वर्डिंग लिखा हुआ है तो पूरा ज्योमेट्रिकल वर्डिंग लिखा हुआ है, और आपको हमेशा इसी वर्डिंग में ये सिचुएशन अराइज करेगा कोई जरूरी नहीं है। एक इसकी ज्योमेट्री क्या है कि जब ये कह रहे हैं कि ये एंगल भी अल्फा है और ये एंगल भी अल्फा है, तो इसका ज्योमेट्रिकल एक सिग्निफिकेंस है कि L इज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2। इस पे हम लोग अगली क्लास में और डिटेल में चर्चा करेंगे, और द आइडिया ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। अभी ये प्रश्न करने के लिए हम लोगों को ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो अगर ये आप दोनों को अल्फा को एक डायरेक्शन से यूज कर ले तो अब उस डायरेक्शन के हिसाब से दोनों tan अल्फा कैलकुलेट करके दोनों को बराबर कर दें। तो tan अल्फा फॉर L1 एंड L और tan अल्फा ऑफ L एंड L2, अगर हम लोग वो एरो हेड वाले रूल से चले तो ये tan अल्फा की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो M1 माइनस M2, तो योर M1 हैपेंस टू बी 2। इसका स्लोप कितना है? M ऑफ L1 इज 2, M ऑफ L इज -1/3, और ये इसका स्लोप हमको मालूम नहीं है, इसको M ऑफ L2 कह दें। तो हमारे नियम से हम कहेंगे कि M ऑफ L1 एंड L माइनस M ऑफ L डिवाइडेड बाई 1 प्लस M ऑफ L1 इंटू M ऑफ L। और ये वाला tan अल्फा जो है, ये tan अल्फा के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू, अब कहेंगे तो ML माइनस ML2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ML इंटू ML2। तो ML2 नहीं मालूम है, इसको थोड़ी देर के लिए M कह देते हैं। इसका नंबर मालूम है, इसका नंबर मालूम है, तो ये दोनों tan अल्फा आप इक्वेट कर देंगे और अपना M बता देंगे।
और काम क्या करेंगे, तो पॉइंट P निकाल लेंगे। तो P निकालने के लिए आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिए, और अगर आपने अपने से क्वेश्चन किया है तो सॉल्व करके कुछ नंबर निकल आएगा। 3 से इसको गुणा कर दिए तो ये 6 हो गया, ये 15 हो गया। 6 + 1 2 आ गया, नहीं -2। x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, t इज देयर। अब जरा ये कैलकुलेशंस कर लिए। ml1 इज 2, ml -1/3 तो +1/3 डिवाइडेड बाई 1 -2/3। उधर देखा जाए तो -1/3 -m डिवाइडेड बाई 1 प्लस ml इज -1/3 तो -m/3। अरिथमेटिक किया जाए भाई तो 3 2 6 6 और 1 7 7, इधर 7 आ गए, 3 में से 2 गया। ठीक, यहां का किया जाए तो -1 -3m डिवाइडेड बाई 3 -m, 7 3 जा 21 -7m is equal to -1 -3m, so 4m is equal to 22, therefore m is equal to 11/2। m कितना आया, 11/2। ये पॉइंट कितना है, -2,1। m जान गए तो आप अपने L2 का इक्वेशन लिखो। Hence L2 is, m कितना है 11/2, मतलब 11x - 2y + c कुछ होगा। अब ये c जानना है तो कहां से पास कर रहा है, -2,1 तो -22 और 1 तो -24, तो यहां पे c की जगह +24 कर लेंगे ना इतना अरिथमेटिक। थोड़ा सा आपको बगल में लिख लिया जाए और अपना c निकाल करके बता दिया जाए कि ये 11x - 2y + 24, ये इस लाइन का इक्वेशन हुआ, और ये L2 आपके पास L1 पहले से था। और दूसरा था कि आप मॉड वगैरह लगा करते। और जो इनके बारे में बातें हैं, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री। तरह तरह से शब्दों में ये सवाल पूछे जाएंगे, कई जगह प्रश्न करते समय ये ज्योमेट्री बनेगी। ये ज्योमेट्री की पहचान ये है कि 2 लाइंस का एंगुलर बाइसेक्टर पता है और एक लाइन पता है। क्या है ये ज्योमेट्री, 2 लाइन का एंगुलर बाइसेक्टर पता है और एक लाइन पता है, तो मुझे दूसरी लाइन कैसे बतानी चाहिए। तो इस पे नेक्स्ट क्लास में यहीं से काम शुरू करेंगे। एंगुलर बाइसेक्टर्स से जुड़ी हुई बातों को भी दोहराएंगे और इस सिचुएशन को फिर से वहां डिस्कस करेंगे। ठीक।